नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो सीधे तौर पर हम सबकी सुरक्षा और हमारे समाज की असली हकीकत से जुड़ा हुआ है। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने अपना नया डेटा जारी किया है। देखिए, ये आंकड़े सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा आईना है जो देश के मौजूदा हालात दिखाते हैं। तो आज पूरे फोकस के साथ हम इन ताज़ा आंकड़ों की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि इन लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस के पीछे असल कहानी क्या है। जो सामने दिख रहा है, क्या वो सच है या सिर्फ एक भ्रम? तो चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ओके, तो सीधे इस डेटा में डाइव इन करते हैं। 6%, जी हाँ, एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से भारत में कुल कॉग्निजेबल क्राइम्स यानी संज्ञेय अपराधों में पिछले साल के मुकाबले 6% की गिरावट आई है। मतलब कुल मामलों की संख्या 62.41 लाख से घटकर 58.85 लाख हो गई है। और अगर हम नेशनल क्राइम रेट की बात करें तो वो भी 448.3 से गिरकर 418.9 पर आ गई है। आपको बता दूं, ये 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है। पहली बार में ये आंकड़ा सुनकर तो काफी रिलीफ फील होता है ना। लेकिन रुकिए, इस पॉजिटिव आंकड़े को देखने के बाद दिमाग में एक सवाल आना बहुत लाजमी है। क्या हम वाकई पहले से ज्यादा सेफ हो गए हैं? क्या हमारी सड़कों और घरों में अपराध सच में कम हो गए हैं, या फिर इस 6% की गिरावट के पीछे कोई ऐसा प्लॉट ट्विस्ट छिपा है जिसे हमें समझना चाहिए? आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का मेन फोकस इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला, भारत का बदलता क्राइम लैंडस्केप। दूसरा, डिजिटल अपराध की महामारी। तीसरा, कमजोर वर्गों की सुरक्षा। चौथा, पारंपरिक बनाम आर्थिक अपराध। पांचवा, खामोश सामाजिक संकट। और अंत में हमारे सिस्टम के सामने खड़ी चुनौतियां। हम बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत का बदलता क्राइम लैंडस्केप। देखिए, वो जो 6% की गिरावट हमने अभी देखी ना, वो कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो गया। इसके पीछे असल में एक बहुत बड़ा लीगल और स्ट्रक्चरल बदलाव है। हम सब जानते हैं कि देश में पुराने आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हो गई है। इस बदलाव की वजह से एक बहुत बड़ा टेक्निकल फेरबदल हुआ। नए कानून में सामान्य मारपीट या चोट पहुंचाने को, जिसे सिंपल हॉट कहते हैं, उसे संज्ञेय से हटाकर गैर संज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि इस हर्ट कैटेगरी के मुकदमों में अचानक से 30.58% की भारी कमी आ गई। मतलब जो 6% की ओवरऑल गिरावट हमें दिख रही है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस कानूनी रिक्लासिफिकेशन की वजह से है। अब बढ़ते हैं दूसरे और शायद सबसे डरावने हिस्से की तरफ, डिजिटल क्राइम एपिडेमिक। जैसे ही हम फिजिकल सड़कों से निकलकर डिजिटल दुनिया में आते हैं, पिक्चर एकदम पलट जाती है। साइबर अपराध अब सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं रहा, ये सच में एक नेशनल महामारी बन चुका है। साइबर क्राइम्स में 17.9% का भारी उछाल आया है और इतिहास में पहली बार इसके मामले 1 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। लेकिन इस डेटा में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये है कि कुल साइबर अपराधों में 72.6% हिस्सा पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड का है। ये करीब 74,000 मामले हैं। साफ है कि आज के टाइम में स्कैमर्स का सबसे बड़ा टारगेट लोगों के बैंक अकाउंट्स और उनकी मेहनत की कमाई है। बाकी बचे मामलों में यौन शोषण, ब्लैकमेल और आपसी दुश्मनी जैसी चीजें शामिल हैं। और हाँ, आज के स्कैमर्स कोई साधारण फिशिंग लिंक नहीं भेज रहे हैं। ये लोग अब एआई वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एकदम असली लगने वाले नकली केवाईसी कॉल्स करते हैं। और एक जो सबसे खतरनाक ट्रेंड आजकल चल पड़ा है वो है डिजिटल अरेस्ट। मतलब वीडियो कॉल पर पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को डराना और उन्हें घर में ही डिजिटल अरेस्ट करके उनसे लाखों रुपए ठग लेना। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगर अब इन मॉडर्न स्कैम्स के सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, कमजोर वर्गों की सुरक्षा यानी महिलाएं और बच्चे। डिजिटल दुनिया के खतरों से वापस समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग की तरफ आएं तो डेटा काफी चिंताजनक है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सिर्फ 1.5% की मामूली सी गिरावट आई है। लेकिन असल सच ये है कि प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध की दर आज भी
64.6 पर टिकी हुई है, जो बहुत ज्यादा है। आज भी इन अपराधों में सबसे बड़ा नंबर पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता का है। अगर राज्यों को निष्पक्ष होकर देखें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और दहेज हत्याओं के मामले में बिहार और यूपी के आंकड़े सबसे ऊपर हैं। अब जहां महिलाओं के केसेस में हल्की सी गिरावट दिखी है, वहीं बच्चों का डेटा पूरी तरह उलट है। बच्चों के खिलाफ अपराधों में सीधे 5.9% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज्यादा अपहरण और पॉक्सो एक्ट वाले मामले हैं। और जो आंकड़ा सच में रोंगटे खड़े कर देता है, वो है लापता बच्चों के मामलों में 7.8% का उछाल। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये देश में फैले ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के खतरनाक नेटवर्क की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा करता है। हमारा चौथा हिस्सा है पारंपरिक अपराध बनाम आर्थिक अपराध। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग दिशाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ देश में हत्या के मामलों में 2.4% की कमी आई है, जो ज्यादातर पारिवारिक या संपत्ति विवादों से जुड़े होते हैं। वहीं चोरी में 9.8% और लूटपाट में 13% की बड़ी कमी आई है। इसका काफी बड़ा क्रेडिट शहरों में बढ़ते सीसीटीवी नेटवर्क और बेहतर पुलिस गश्त को दिया जा सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि आर्थिक अपराधों में 4.6% का उछाल आ गया है। और मजे की बात देखिए, इन आर्थिक अपराधों का 90% हिस्सा सिर्फ जालसाजी, धोखाधड़ी और ठगी का है। इसी पॉइंट को और क्लियर करने के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए, 15.4% की गिरावट। ये कमी आई है पारंपरिक किडनैपिंग और फिरौती मांगने के मामलों में। ये बहुत साफ संकेत है कि जिन स्ट्रीट क्राइम्स से लोगों को पहले सबसे ज्यादा डर लगता था, वो अब असल दुनिया में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन इसके ठीक उलट ये अगला आंकड़ा देखिए, सीधे 50% का जंप। और ये खौफनाक उछाल आया है ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में। देश में नशीले पदार्थों का संकट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये नंबर उसका जीता जागता सबूत है। डेटा के मुताबिक तमिलनाडु और पंजाब इस खतरनाक ट्रेंड की चपेट में सबसे ज्यादा हैं। पांचवा हिस्सा हमें ले जाता है एक खामोश सामाजिक संकट की ओर, ADSI रिपोर्ट। अगर हम नंबर से थोड़ा बाहर निकलकर इंसानी स्तर पर सोचें तो ये डेटा सच में दिल तोड़ने वाला है। एक साल में 1,70,746 लोगों ने आत्महत्या की है। और ये चार्ट बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 31% दिहाड़ी मजदूरों का है। इसके साथ ही 14,488 स्टूडेंट्स और भारी संख्या में गृहिणियां भी इस लिस्ट में हैं। ये हमारे समाज में मौजूद भयंकर आर्थिक असुरक्षा और मेंटल स्ट्रेस की एक बहुत ही गंभीर कहानी बयां कर रहा है। और अंत में हमारा छठा हिस्सा, सिस्टम की चुनौतियां। आंकड़े तो हमारे सामने हैं, लेकिन ये अपराध आखिर हो कहाँ रहे हैं और हमारा न्याय सिस्टम इनसे कैसे निपट रहा है। देखिए, राज्यों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। हिंसक अपराध दर में उत्तर प्रदेश 7.4 की दर के साथ सबसे आगे है। वहीं नागालैंड में ये दर सबसे कम है। जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के मामले में केरल 94.5% के साथ सबसे टॉप पर है। महानगरों में दिल्ली हिंसक अपराधों में आगे है, जबकि बेंगलुरु साइबर क्राइम में टॉप पर होने के साथ साथ सुसाइड रेट में भी प्रति लाख 20 के आंकड़े पर है, जो बेहद दुखद है। इन जियोग्राफिकल चैलेंजेस के अलावा हमारे सिस्टम में कुछ बहुत ही सीरियस रुकावटें हैं। पहला है पेंडेंसी। तकनीकी विशेषज्ञों की कमी के वजह से आज सिर्फ साइबर क्राइम के 1.2 लाख केस पेंडिंग हैं। दूसरा है कम कन्विक्शन रेट, क्योंकि डिजिटल सबूतों को कोर्ट में साबित करना आज भी बहुत मुश्किल है। और तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रामीण इलाकों में अंडर रिपोर्टिंग। बदनामी का डर और पुलिस स्टेशंस दूर होने के वजह से अनगिनत मामले तो कभी दर्ज ही नहीं हो पाते। अगर हम इस पूरे विस्तृत एक्सप्लेनर को सिर्फ एक लाइन में समेटे तो वो ये होगी, अपराध का केंद्र अब सड़कों से हटकर स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ गया है। जो सबसे बड़ी सीख हमें इन आंकड़ों से मिलती है वो ये है कि अब केवल पुलिस की गश्त और डंडे के जोर से समाज को नहीं बचाया जा सकता। हमें तत्काल लेवल पर डिजिटल लिटरेसी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। तो जाते जाते मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे हमारी सड़कें सीसीटीवी और पुलिसिंग के कारण सुरक्षित हो रही हैं, क्या हमारा सिस्टम, हमारे कानून और हम खुद एक डिजिटल नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए सच में तैयार हैं? इस बारे में जरूर सोचेगा। हमारे इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अवेयर रहिए और सुरक्षित रहिए।